गुड इवनिंग। जैसा कि हम सभी लोग इस टॉपिक में पढ़ रहे थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो क्लास नाइन्थ और क्लास 11th के एनसीईआरटी पे आधारित हमारा क्लास चल रहा था, उसी के बीच में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स वगैरह को आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें पूरा हम डिटेल लेके चलेंगे आपको और उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट, मतलब आपने टॉपिक स्टडी किया, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको फंस रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे क्या कीजिए, बेझिझक होकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी टॉपिक। ये हमारा जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होने वाला है, इसी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन हमारा जो होगा, मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला था आपको, द नॉर्दर्न प्लेन। ओके, ये नॉर्दर्न प्लेन वाला पार्ट देखिएगा। तो ये नॉर्दर्न प्लेन जो है इंडिया का, ये वाला पार्ट, मैदानी हिस्सा जो बोलते हैं ना, प्लेन्स, तो प्लेन का पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन तो हम बोल देते हैं इसका, लेकिन सम पार्ट्स, ये प्लेन वाला हिस्सा, एलुवियल सॉइल का जो हिस्सा है, जो सेम नेचर जो है, वो कई जगहों और आपको मिलेगा। डेल्टा, रिवर डेल्टाज वगैरह में भी मिल जाता है। तो आज हम उसी को आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करते चलेंगे और इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। अगर आप इसको देखिएगा, ठीक है, तो ये इंडिया के पार्ट में, अगर इंडिया के मैप पे अगर आप देखें, तो ये पूरा एरिया यहाँ से ले करके ऐसे, यहाँ से ऐसे करते हुए ये यहाँ तक, और यहाँ से आपका ये पार्ट आएगा, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे लंबा करके ऐसे करके ऐसे, ये पूरा पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको नॉर्दर्न प्लेन। हाँ, एक बात जरूर जानिएगा, नॉर्दर्न प्लेन का ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं है, इसका कुछ हिस्सा इधर क्या होगा, पाकिस्तान में भी गया हुआ है। तो कई जगहों पे आप इसको कुछ बुक में आपको मिल सकता है कि इसकी चाल जो है, पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई जो है वो 3200 किलोमीटर। तो ये बात ध्यान में रखना है कि वो पाकिस्तान का भी वो हिस्सा क्या है, इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। उस सब चीज़ को हम देखते चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको देखा कि नॉर्दर्न प्लेन ये जो है, तो सबसे पहले ये पूरा एरिया हमारा क्या कहलाता है, नॉर्दर्न प्लेन। तो अब नॉर्दर्न प्लेन का अगर आप देखिए, तो ये इस साइड में किसका क्या है, चौड़ाई ज्यादा होगा। इधर आते थे चौड़ाई इधर क्या है, पूरब में आकर के ब्रह्मपुत्रा का जो है प्लेन, वो थोड़ा सा इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम है। तो ये इसका जो निर्माण जो हुआ, इसका जो हुआ है, तो डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, तो रिवर के जो सेडिमेंट्स लाई है, उसी सेडिमेंट्स से क्या हो गया है, डिपोजिशन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे इस वाले एरिया में, तो कुछ रिवर्स आपको दिखेंगे। वो रिवर्स आपको दिखते हैं, सबसे पहला द इंडस रिवर, द गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये तीन रिवर का जो डिपोजिशंस है, सेडिमेंट्स डिपोजिशन, उसी के यहाँ से क्या हो गया है, ये इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और इस वाले नॉर्दर्न प्लेन का जो पार्ट आप देखते हो, यहाँ पे मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं एलुवियल, क्या है ये, एलुवियल सॉइल मिलेगा, एलुवियल सॉइल। इस प्लेन में आपका सॉइल कौन सा मिल रहा है, विच सॉइल फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन, एलुवियल। और ये बात जानिए कि विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। इट मीन्स क्या हो गया, नॉर्दर्न प्लेन इज मोर फर्टाइल, ठीक है। और एक दो बातें हमें जानना है कि ये प्लेन पूरे वर्ल्ड का तो सबसे ज्यादा प्लेन है, इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा। अगर आपके पास
सॉइल बहुत अच्छा मिल जाए, सॉइल पूरा फर्टाइल सॉइल मिल जाए आपको, बेस्ट क्वालिटी का आपको क्या मिल गया, सॉइल मिल गया। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे देखोगे, इसका इम्पैक्ट जो हम देखेंगे सबसे पहला, तो सॉइल फर्टाइल है तो उससे क्या होगा, वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वो एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा होगा आपका, मतलब यहाँ के लोग जो हैं सो क्या करने लगेंगे, बहुत अच्छा खेती करेंगे। अब जब सोचो कि इस टाइम पे जब देश, अगर सोचो कि आज से अगर 100 ईयर बैक चले जाओ तो ह्यूमन का मेन एक्टिविटी क्या था। आज ना हम लोग इंडस्ट्री देखते हैं, टर्सरी एक्टिविटी सर्विस सेक्टर को देखते हैं, लेकिन पहले क्या था, पहले जो है ह्यूमन के लिए सबसे अच्छा रोजगार आपका जो था वो था एग्रीकल्चर। ज़्यादा नहीं, 100 ईयर बैक देखिए, इससे तो बोलते हैं इंडिया इज द एग्रीकल्चरली रिच कंट्री बोलते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा बोलते हैं। यहाँ का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या रहा है, एग्रीकल्चर। वो इसी कारण से था कि यहाँ का मैक्सिमम जो एरिया था वो फर्टाइल एरिया था, और फर्टाइल एरिया होने के कारण ही लोग यहाँ पे क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। और एग्रीकल्चर जब हो जाए आपके पास, यानी कि आपको क्या अवेलेबल हो गया, फूड, खाने का सामान क्या हो गया आपका, अब आपके पास इस एरिया में क्या अवेलेबल है, आपका फूड अवेलेबल है। जब आपको ये मैं बोलूं कि जब आपका फूड अवेलेबल होगा तो क्या आप उसी के आसपास में रहना पसंद कीजिएगा जहां पे आपको क्या मिलेगा, भोजन और पानी। अगर जिस क्षेत्र में आपको भोजन और पानी मिलने लग जाए, वो एरिया क्या हो जाएगा, आपको लोगों को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये रिवर है। तो ये आपका क्या हो गया, ये 3 रिवर जो है इस एरिया में क्या देगा आपको, वाटर, यानी भोजन और पानी मिल गया आपको। तो भोजन पानी जहां मिल जाए, लोग वहां पे क्या करते हैं, रहना पसंद करते हैं। और तो इसी दोनों का रिजल्ट है कि नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट जो है, इस नॉर्दर्न प्लेन में जो है, अगर इधर दोनों को मिला दीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, सॉइल फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है तो फूड है, इधर 3 रिवर है तो पानी है। और मानव के विकास में आज से कुछ ना, आज ना आप बोलते हो गया कि हम जाते हैं मोटर ऑन कर देते हैं पानी निकाल लेते हैं, लेकिन 200-300 साल बैक जाओगे, पानी के लिए क्या करना होता आपको, ट्यूबवेल हमारे पास नहीं था। हमने जब छोटे थे तो अपने गांव में हमने, अभी बताओ मेरा एज उतना नहीं है, तब हमने देखा लोगों को कुआं से पानी पीते हुए, ये बिहार ही है। तो सोचो कि 200-300 साल पहले जब लोगों के पास संसाधन का अभाव रहा होगा तो लोग पानी कहाँ से लेते, नदी से। और नदी के आसपास से अगर पानी मिल जा रहा है तो लोग उस एरिया में रहना क्या करते, पसंद करते। और जब भोजन और पानी मिल जाता तो लोग वहाँ पे क्या होता, ह्यूमन का डेवलपमेंट होता। और जब ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पे ज़्यादा होने लगता तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा मिलता। और यही कारण है कि आज जो हम बोलते हैं ना बिहार, अगर से नॉर्दर्न प्लेन का ही एक पार्ट है बिहार, तो यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखोगे इस हिस्सा का बिहार का, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पूरे देश में सबसे ज़्यादा 1106। पहले ये वेस्ट बंगाल का हुआ करता था ये हिस्सा, तो वेस्ट बंगाल में पहले हुआ करता था, ठीक है। तो आप सोचो कि ये सब किसका एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है। यानी कि यहाँ पे जो एरिया है, यूपी का जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन जो यहाँ पे आप देखते हो, वो क्यों है यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो लोगों को क्या मिलेगा, भोजन और पानी आसानी से मिल जाएगा। जहाँ पे लोगों को भोजन और पानी आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पे लोग क्या करेंगे, रहना पसंद कर देंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे आपको मिल जाता है देखने के लिए। और साथ ही नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है, तो प्लेन पार्ट पे कोई भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या लगाने के लिए बेस्ट प्लेस माना जाएगा।
अगर पहाड़ का हिस्सा है, अगर मैं बोलूं कि वहां पे इंडस्ट्री लगाना है तो आप नहीं लगा पाइएगा। रोड बनाना है आप आसानी से नहीं बना पाइएगा, रेलवे बनाना है नहीं बना पाइएगा, एयरपोर्ट बनाना है नहीं बना पाइएगा। लेकिन प्लेन हिस्सा है, क्योंकि आप जब देखते हैं जब रोड बनाना होता है तो पहले उसको प्लेन किया जाता है। तो ये सब यहाँ पे क्या है, एक आइडियल कंडीशन है। आपको कोई अगर बोले क्या कि हमको यहाँ पे रहने के लिए एक आइडियल कंडीशन को डेवलप करना है, तो सबसे पहले क्या देखिएगा, आपको प्लेन पार्ट है, प्लेन हिस्सा है, तो ये किसके लिए, रोड बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इंडस्ट्री लगा लो। अब बताओ प्लेन में अच्छा इंडस्ट्री लगेगा कि पहाड़ी पे लगेगा, प्लेन में अच्छा लगेगा। आपको जो यहाँ पे रेलवे बनाना है कम पैसा लगेगा, एयरपोर्ट बनाना है, अब ये सब बनाने के लिए इस सब में क्या है, आपका सबसे आइडियल कंडीशन माना जाएगा। एग्रीकल्चर कर लो, कुछ भी करना है तो सबसे बेस्ट एरिया कौन होगा हमारा, प्लेन एरिया। तो यहाँ पे यही कारण है कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे रहना बहुत पसंद करते हैं। आपने देखा इस चीजों को, समझ गए। और एलुवियल सॉइल आपने देखा, ये समझ पा रहे हैं। देखो प्लेन को अगर हम एक्सप्लेन करें यहाँ पे, तो इस प्लेन को हम क्या करते हैं, बीच में थोड़ा सा हम डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो हिमालय से लेते हुए हम बातें करेंगे। जिस तरीके से हमने आपको पूरा वहां से डिस्कस किया है, पूरा वहां से डिस्कस करते हैं ऊपर से। एक बार अगर आप देखो तो सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया था, आपको मैंने यहाँ सबसे पहले क्या बताया, आपको काराकोरम, फिर मैंने क्या बताया था, लद्दाख पठार, फिर मैंने क्या बताया आपको, लद्दाख लद्दाख रेंज, फिर क्या दिखाया आपको, जास्कर रेंज, फिर मैंने आपको क्या दिखाया था, ग्रेट हिमालय, याद है। ग्रेट हिमालय के बाद हमने क्या दिखाया था, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के बाद हमने क्या दिखाया, शिवालिक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, मुझे लगता है कि क्या आप सब समझ पा रहे होंगे इसको। मतलब इस सबसे पहले मैंने यहां पर डिस्कस किया है काराकोरम रेंज, इसके बगल में हमने यहां पर डिस्कस किया था लद्दाख प्लेट्यू। लद्दाख प्लेट्यू से आगे चले थे तो हमें क्या मिला था, लद्दाख रेंज, और इससे आगे चले तो हमें क्या मिला था, जास्कर रेंज। इससे और आगे चले तो हमें क्या मिला था यहां पे, यस ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय से और आगे चले तो क्या मिला हमें, यहां पे हमें मिल गया यस मिडिल हिमालय। क्या मिला हमें, मिडिल हिमालय। इसका अलग अलग नाम है, उस सब नाम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इससे आगे आए तो हमें ये क्या मिला देखने के लिए, शिवालिक रेंज। अब शिवालिक रेंज से और आगे चलते हैं तो यहां शिवालिक के फुट हिल से अब नॉर्दर्न प्लेन के दोनों के बीच में छोटा सा एरिया है। यहां पे आप देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं इसको, भाबर बोलते हैं। थोड़ा सा पहले भाबर समझते हैं, फिर हम आएंगे इसके ऊपर एक बार। देखो तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर जैसे हम यहां से नीचे उतरेंगे तो हमें यहां पे एक छोटा छोटा पत्थर के टुकड़े मिलेंगे इस वाले एरिया में, ठीक है। और इसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इस वाले एरिया को, भाबर रीजन। अब ये देखो भाबर जो है शिवालिक के पैरेलल नीचे पे पूरा ऐसे करके फैला हुआ। अगर ये शिवालिक रेंज ऐसे है तो इसके नीचे में पूरा ये क्या है, ऐसे करके क्या फैला हुआ है, आपका भाबर फैला हुआ है। और इस भाबर के अगर यहां देखो तो 8 से लेकर के वही 12-15 किलोमीटर तक चौड़ाई पैरेलल पूरा फैला हुआ है। कितना, 8 से लेकर के 15 किलोमीटर तक ये छोटे छोटे इतने इतने बड़े बड़े पत्थर का टुकड़ा फैला हुआ है लाइन से। जब पत्थर के टुकड़े होंगे तो उसके बीच में क्या होगा, गैप होगा।
यहां से जब नदियां आएगी तो रिवर यहाँ पे क्या होगा, भाबर में पत्थर के टुकड़ा के नीचे से बहना शुरू कर देगी। अगर आप पानी जब भी फ्लो करना कोशिश करना कि पत्थर का टुकड़ा लेकर के एक के ऊपर एक सैंत देना, पानी दोगे तो पत्थर के ऊपर से नहीं फ्लो करेगा, वो कहां से जाएगा, पत्थर के नीचे से, क्योंकि उसके नीचे में क्या मिल जाएगा, उसको गैप मिल जाएगा, उस गैप से वो फ्लो करने लगेगा। ये चीजें हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये 8 से लेकर कितना किलोमीटर में आपको मिला, ये 15 किलोमीटर में है और कंटिन्यूअसली शिवालिक के पैरेलली फैला हुआ है। और इसको हम लोग पूरा क्या कह देते हैं इस रीजन को, भाबर, भाबर कहते हैं। और यहाँ पे रिवर क्या हो जाएगा, डिसअपेयर ऑन द ग्राउंड। रिवर जो फ्लो करेगा वो आपका जो है अंडरग्राउंड से, मतलब यहाँ के स्टोन के क्या हो गया, नीचे से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जैसे हम इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर अब इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फिर अब यहाँ पे महीन हो जाएगा, ये हिस्सा क्या होने लगेगा, ये पार्ट क्या हो गया अब आपका, महीन हो गया। जैसे ये महीन हुआ तो अब दोनों के पार्टिकल्स के बीच का गैप क्या हो गया, कम। तो पानी अब नीचे से नहीं जाकर के पानी अब क्या हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा। और ये कंडीशन आपको दिखाने के लिए मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं तराई एरिया। तराई आपको मिलेगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे 15 से लेकर के 20 किलोमीटर, इसी के नीचे, इसके नीचे मतलब शिवालिक के बाद भाबर, भाबर के नीचे तराई। तो यहाँ पे आपको तराई मिल गया और तराई मिलेगा आपको 15 से 20 किलोमीटर के चौड़ाई में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और वो किसके पैरेलल में है, भाबर के पैरेलल में है। और ये इससे में जब पार्टिकल महीन होगा, पानी है, तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या होगा, भाबर, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होंगे, क्या पत्थर के टुकड़े के ऊपर में पेड़ पौधे का विकास पॉसिबल है, नहीं होगा। तो यानी कि इस वाले हिस्से में आपको भाबर में देखिएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लैक ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। लेकिन इस वाले एरिया में क्या मिलेगा आपको, पेड़ पौधे मिल जाएंगे। यहाँ पे कम है लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का पार्टिकल्स महीन है, पानी ज्यादा है। कई बार तो ये दलदल का भी हिस्सा बन जाएगा कुछ हिस्से में। बिहार का एक हिस्सा तराई का ही हिस्सा कहलाता है, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर के हिस्से में आता है। जो हिस्सा शिवालिक के नीचे का हिस्सा है ना, वो हिस्सा तराई का हिस्सा है। वो देखो कितना कितना ज्यादा डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। नेचुरल वेजिटेशन क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिलता है। और इस तराई से और आगे बढ़ेंगे तो दो चीजें और मुझे डिस्कस करूंगा। वो दो चीज मैं डिस्कस करने में यहाँ पे मैं सबको बताता हूं कि ये चीज आप देखो क्या, कि यहाँ से जैसे आगे चलोगे तो ऐसे करते हुए ऐसे और ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ये क्या है हमारा, रिवर वैली। ये क्या है हमारा, रिवर वैली है। क्योंकि आगे जब बढ़िएगा तो बीच में गंगा भी तो आएगा। ऊपर से जब ऐसे आएगा, यहाँ से और आगे जाइएगा नीचे तो क्या मिलेगा आपको, गंगा का तो भी एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट हम लोग बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं रिवर वैली। अब ये रिवर वैली का जो नीचे का पार्ट है यहाँ पे, तो एक बात आप गौर से समझोगे, ये जो नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे क्या होगा, जैसे अभी वाटर लेवल बढ़ा, वाटर लेवल बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या आएगा, फ्लड आएगा। वाटर लेवल बढ़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लड आएगा। और फ्लड आने के कारण क्या होगा, इस एरिया में न्यू एलुवियल सॉइल आ जाएगा। जब बाढ़ आता है तो आप सुनते होइएगा कि प्रत्येक साल क्या हो गया, बाढ़ आया है तो इस साल क्या होगा, ये एरिया फर्टाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये वाला एरिया जो है, ये एरिया और ये एरिया, इन दोनों एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर, खादर सॉइल। इट मीन्स खादर, इट मीन्स क्या है आपका, न्यू एलुवियल,
न्यू एलुवियल सॉइल, मतलब यहाँ पे ईच एंड एवरी ईयर दिस रीजन रिसीव फ्लड, ठीक है। एंड खादर एरिया न्यू एलुवियल सॉइल रिन्यू इन एवरी ईयर। ओके, तो ये क्या होगा, ज्यादा फर्टाइल। लेकिन इससे दोनों साइड का ये ऊपर का जो पार्ट है, यहां पे आपको क्या लगता है कि इस एरिया में आप फ्लड एवरी ईयर देख सकते हो, यहां पे, यहां और यहां प्रत्येक साल क्या होगा आपका, फ्लड नहीं आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बांगर। ये क्या हो गया, ये जो एरिया है और ये एरिया जो होता है रिवर का दोनों साइड, जहां पे एवरी ईयर फ्लड नहीं आएगा, तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या, बांगर। बांगर, तो यहां पे हम इसको क्या बोल देंगे, ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये कौन सा एरिया है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल, यानी कि दिस रीजन नॉट रिसीव फ्लड इन एवरी ईयर। तो यहां पे क्या होगा, ओल्ड एलुवियल सॉइल नॉट रिन्यू इन एवरी ईयर। क्या, और मैं अगर आपसे कोई पूछे खादर और बांगर में दोनों में कौन ज्यादा फर्टाइल होगा, खादर 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 और भांगर दोनों में कौन ज्यादा होगा, खादर ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि वो एवरी साल क्या हो रहा है, रिन्यू हो रहा है। और जो सॉइल एवरी साल रिन्यू होगा उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से मैंने आपको पूरा बताया। अब आपको नॉर्दर्न प्लेन गंगा तक लेकर के आ गए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाबर समझ में आ गया था, ये मैंने भाबर बताया था, भाबर समझ गए थे। तराई बताया, तराई समझ गए। तराई से आगे चले रिवर के नीचे वाले पार्ट में जहां पे प्रत्येक साल बाढ़ आता है, वो एरिया क्या हमने बोला, खादर। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो मैंने देखा वो क्या देखा, बांगर। इसको ड्रॉ कर लिए हैं यहां से लेकर के ऐसे करके। ये छूटा भी है, छूटा है तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत आपको हेल्प करता है यही चीज समझने में लोग। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न प्लेन का पूरा जो है एक रफ डायग्राम से स्टार्ट करते हैं इस वाले हिस्से से, ठीक है। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न प्लेन का हम वो पार्ट जहां हम देखेंगे। एक बस जस्ट मैं रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए। ये क्या है हमारा, जस्ट नॉर्दर्न प्लेन मान लेते हैं। यानी कि देखो, इसको नॉर्दर्न प्लेन इसलिए मैं इसे ड्रॉ किया हूं कि आप इसको देखिए और क्या कीजिए, तुरंत समझ जाइए। तो इस एरिया में लगभग इसकी चौड़ाई जो है, यहां पे देखोगे इस वाले एरिया में, तो यहां पे आपको दिखेगा 320 किलोमीटर तक चौड़ाई। और इधर आओगे तो कितना दिखेगा आपको चौड़ाई इसका, 150 किलोमीटर चौड़ाई दिखेगा। यानी वेस्टर्न पार्ट में इसका विड्थ क्या है, ज्यादा, और ईस्ट वाले पार्ट में इसका विड्थ क्या हो गया, कम। अब आप देखो, यहां से लेकर के पूरा ऐसे करके इसका एक्सटेंशन जो है पूरा पूरा, मतलब मैंने क्या बोला, पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लेंगे तो कितना दिखेगा हमें, 3200 किलोमीटर। कितना दिखेगा हमें, 3200 किलोमीटर का दिखेगा। लेकिन जब अगर हम सिर्फ बात करेंगे किसका, इंडिया का जो है, तो हम कितना देखेंगे इसमें, 2400 किलोमीटर, सिर्फ इंडिया में जब डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब इसका देखो, ये सॉइल जो है अगर आप देखोगे तो अगर आप देखिए तो इसका डेप्थ, गहराई जो है सरफेस पे, ये 2000 मीटर गहरा सॉइल है। जो सरफेस देखते हैं 2000 मीटर्स आपको यहाँ पे डेप्थ दिखने के लिए मिलेगा। कितना मिलेगा देखने के लिए, 2000 मीटर डेप्थ, मतलब सरफेस से ये इतना ज़्यादा गहराई है। और इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये इतने बड़े क्षेत्रों में बना हुआ है। और इसका देखो, एक बात और आपको देखोगे तो ये पूरा इंडिया में कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 7 लाख स्क्वायर
किलोमीटर। ये कितना एरिया पे है इंडिया में? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैंने ये ऑलरेडी बोला है कि ये प्लेन है, तो कोई प्लेन एरिया का है तो स्लोप क्या होगा? वेरी लो। स्लोप क्या होगा इसका? वेरी वेरी लो स्लोप होगा। अगर इसको मैं बोलूं तो इसका स्लोप अगर आपको इससे पूछे तो आप क्या बोलोगे? वेरी लो एंगल आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि 1 किलोमीटर अगर आप ट्रेवल कीजिएगा तो मुश्किल से 6 सेंटीमीटर का स्लोप मिलेगा आपको। बहुत कम हुआ ना? 1 किलोमीटर में आपका, अगर आप पढ़िएगा एनसीईआरटी तो दिखेगा, तो 1 किलोमीटर जब आप ट्रेवल कीजिएगा तो कितना? ओनली 6 सेंटीमीटर का ही आपको क्या मिलेगा? स्लोप देखने के लिए मिलेगा। ओनली 6 आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इससे आगे बढ़ते हैं। नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इन 4 मेजर प्लेन पार्ट्स। तो अब उसी को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे एक अलग मैप पे, और इसको आप समझिएगा। अब यहाँ पे आप ठीक है, बस इसको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये देखो, तो नॉर्दर्न प्लेन जो हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ऐसे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक लाइन ऐसे ले आएंगे हम, और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देंगे। इसको एक बॉक्स और ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। इस बॉक्स को यहाँ से खींच करके यहाँ मिला देंगे हम लोग ऐसे, और एक बॉक्स ऐसे खींच देंगे, जस्ट समझने के लिए सिंपल वे में। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, और ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया हमारा 4 नंबर। तो 1 नंबर वाले को, ये राजस्थान के एरिया में है, तो इसको हम लिख देते हैं, पहला लिखेंगे, क्या लिखते हैं, तो वहां पे आप फेंक दीजिएगा, नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इन मैनी पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पार्ट आप लिख देना राजस्थान प्लेन, दूसरा लिख देना आप सतलज प्लेन या पंजाब प्लेन भी बोल सकते हो इसको, सतलज प्लेन। नंबर 3 इज गंगा प्लेन, गंगा प्लेन आपको देखने के लिए मिलेगा। और नंबर 4 जो है सबसे उधर में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो ये प्लेन आपको कितने पार्ट में डिवाइड करके मिल गया? 4 पार्ट में। अब देखो इसको, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सारे प्लेन को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो अब ये राजस्थान प्लेन को देखो, तो ये प्लेन हमें कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले हम बातें जो करते हैं राजस्थान प्लेन का जो डिस्कस करते हैं, तो ये अरावली के कहाँ पे दिखेगा हमें, पश्चिम में। ये प्लेन हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये जो है हमारा कहाँ दिखेगा, ये वाला। तो इधर इधर आपका क्या है, ऐसे करके कौन सा रेंज है, ऐसे करके अरावली रेंज आप मैप पे देखोगे तो दिखेगा। तो ये प्लेन क्या है, वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज। अरावली रेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके वेस्ट में है। और इस वाले हिस्से में एक जो मेजर रिवर है, वो रिवर है कौन सा, लूनी रिवर। राजस्थान में एक ही रिवर है जो मतलब ज्यादा, वो रिवर की खास बात यह है कि इसका पानी समुद्र तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता, वो कच्छ के दलदल में जाकर, कच्छ के रन में दलदल में जाकर क्या होता है, ये लुप्त हो जाता है। तो ये आप देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला, ये वाला जो हिस्सा है वो लूनी नदी है। यहाँ पे लूनी, यहाँ पे क्या होगा, लूनी रिवर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ का एक इम्पोर्टेंट रिवर है राजस्थान प्लेन में। और ये एरिया अगर आप देखोगे तो
राजस्थान का पार्ट है, तो एक तरीके से ये क्या है, कम वर्षा वाला सेमी एरिड रीजन। राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान तो डेजर्ट है, इसका जो इधर का पूरब का जो पार्ट है वो क्या है हमारा, सेमी एरिड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वर्षा क्या होगा, काफी कम होगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और इसमें अगर आप देखो तो एक बात जान लो कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे लेक मिलेंगे राजस्थान में आपको, जैसे सांबर लेक, जैसे यहाँ का लेक होगा उस लेक में आपको क्या मिलेगा, साल्ट वाटर, सैलिनिटी। क्या यहाँ पे जो है आपको जो लेक मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, सैलिनिटी वाला वाटर, स्लाइन वाटर भी बोल सकते हैं इसको, स्लाइन वाटर लेक आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो राजस्थान जो सर्च करोगे तो आपको वहां पे दिखेगा सांबर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। तो ये चीजें हमने आपको बताया कि यहाँ के लेक का वो खास बात होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम बात करते हैं वर्षा के आधार पे, अगर अकॉर्डिंग टू रेनफॉल इस प्लेन को भी हम क्या कर सकते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। एक ऐसा एरिया जहां 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो और जहां 25 सेंटीमीटर से क्या हो, कम वर्षा हो। अगर हम इसको ऐसे बांट दें, इमेजिन करो कि मैं यहां से एक लाइन ऐसे खींच दूं, एक लाइन खींच दूं यहां से, तो इससे इधर क्या होगा, इधर आएंगे तो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो इसके बेस पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हो। तो यहां पे हम बोल सकते हैं आइसो हाइट, सम वर्षा रेखा को क्या बोलते हैं, आइसो हाइट। तो ये 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट यानी क्या मतलब, ये ऐसा एरिया जो क्या होगा, प्लेस इक्वल रेनफॉल वाला। अब मान लो कि इधर हमको एक लाइन खींचना है, तो कि हमको चाहते हैं इसी क्लासरूम को दो पार्ट में बांट दें, तो उसके लिए कोई ना कोई पैरामीटर बनाएंगे। उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग क्या, इधर के एरिया में 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो रहा होगा और इधर के हिस्से में क्या होगा हमारा, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा। तो उसके बीच में एक लाइन खींच देंगे, उसी से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो वही 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन, ये जो रेनफॉल है, एक इक्वल रेनफॉल जहां जहां होता है वहां से एक इमेजिनरी लाइन हमने क्या किया है, ड्रॉ कर लिया, उसी को आइसो हाइट कहते हैं। और ये क्या करता है, राजस्थान प्लेन को दो भागों में बांट देता है, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग बात करते हैं। अब देखो जो इससे पश्चिम का है, यहां पे क्या होगा आपका, लेस देन 25 सेंटीमीटर। इधर आपका रेनफॉल क्या हो रहा है, 25, इसको आप बोलोगे लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो ये जैसे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो तो इसको आप क्या डिवाइड कर सकते हो, इसको हम क्या बोलेंगे, डेजर्ट बोलेंगे ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन एज डेजर्ट। लेकिन यहां पे 25 से क्या है, 50 सेंटीमीटर, ज्यादा भी नहीं। इन मतलब ज्यादा नहीं, ज्यादा लिखने का मतलब क्या होता है, जितना ऊपर आ जाए सब उसमें आ जाएगा। तो इसी लेकिन हम वो नहीं बोल के यहाँ पे ये ईस्ट वाला जो पार्ट है, तो 25 to 50 सेंटीमीटर क्या होगा आपका रेनफॉल होगा, 25 से 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा। और इसके इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी एरिड। सेमी एरिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो राजस्थान का प्लेन एग्रीकल्चर के लिए उतना उपयोगी नहीं है। ओके, तो ये बात भी आप समझ गए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है, राजस्थान प्लेन को आपको यहां पे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम आते हैं सतलज प्लेन को देखते हैं, क्योंकि सतलज प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस मतलब इस सेंस में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस बने हुए रहते हैं हमेशा। तो अब इसको देखते हैं।
तो अब यहाँ पे अब हम जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ पे योर नेक्स्ट प्लेन। तो वो वाला पार्ट अगर हम देखें तो हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, अब जो है यहाँ पे अब आप देखो सतलज प्लेन। तो ये एरिया जो ड्रेन होगा, ये जनरली ये पार्ट सतलज प्लेन, ये पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है, सतलज प्लेन का पार्ट, वो पार्ट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा पंजाब, पंजाब एंड हरियाणा में। ये पार्ट आपको मैक्सिमम एरिया आपको पंजाब और हरियाणा में मिल जाता है देखने के लिए। और इसमें अगर आप देखो तो ये एरिया जो है रावी, ब्यास, सतलज, ये सब नदी से क्या है आपका ये ड्रेन एरिया है। मतलब यहाँ का जो है आप जानते हो पंजाब में क्या कि दो नदियों के बीच का जो एरिया है, हमने आप क्या बताया था इसके लिए, दोआब, दोआब, दोआब बताया था। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो कि ये आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो एक बात और मैं आपको बोलूं कि इस एरिया में दोआब से आपको देखने के लिए मिलेगा प्लेन एरिया बिटवीन द टू रिवर, और ये भी फर्टाइल एरिया होगा बिटवीन टू रिवर। तो यहाँ पे काफी सारे क्या मिलेंगे हमें, दोआब देखने के लिए मिलेंगे। और वो आपको जो है जनरली ये सतलज मैदान का निर्माण ही हुआ है हमारा, तो वो हुआ है रावी से, रावी रिवर। फिर अगर देखोगे यहाँ पे तो क्या देखने को मिलेगा, ब्यास रिवर, ब्यास रिवर। और यहाँ पे देखो सतलज, तो ऑलरेडी सतलज प्लेन नाम ही है, तो क्या होगा ये सतलज तो होगा ही। तो आपको ये सब नदियों के हम देखेंगे, इस नदियों से इसका क्या हुआ है फॉर्मेशन। दिस प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ रावी, ब्यास एंड सतलज। अब देखो यहाँ पे काफी सारे द्वाब, इस द्वाब का नाम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक एरिया समझिए आप, पहले आपको मैं ड्रॉ करता हूं रफ स्केच। एक ये रिवर कौन सा हमारा, मान लेते हैं कि रिवर कौन है, इंडस। जस्ट इमेजिन करो इंडस, इंडस रिवर। आप देखो इससे आपको नीचे दिखेगा चेनाब, झेलम, ये क्या है हमारा झेलम, ये क्या है हमारा चेनाब। फिर इससे इधर आइएगा, ऐसे करके क्या मिला रावी। फिर अगर आप देखोगे ऐसे करके आप देखोगे तो ये नदी कौन सा मिलेगा आपको, सतलज। और ऐसे करके एक नदी मिलता है, वो नदी क्या है हमारा ब्यास। ठीक है, तो यहां तक का जो एरिया है, ये सब एरिया कहाँ का, पंजाब में। अब ये एरिया जो है सो अभी प्रेजेंटली जम्मू कश्मीर में है, तो ये ज्यादा फर्टाइल नहीं है, लेकिन इधर का ये एरिया जो है ये बहुत फर्टाइल एरिया है। जैसे अगर मैं बोलूं तो इन दोनों के बीच का जो प्लेन एरिया है, एक दोआब बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे नंबर 1 लिख देता हूं, इसको बोलते हैं बिस्त दोआब। क्या बोलते हैं इसको, ब्यास प्लस सतलज। देखो नाम में ही मिल जाएगा, इसका नाम छुपा होगा इसका, जस्ट इमेजिन करना और आपको सब मिलता चलेगा। तो ये जो है ब्यास प्लस सतलज रिवर के मिलने से जो बना है वो क्या बना है हमारा बिस्त दोआब। क्या बना हमारा बिस्त दोआब। तो मतलब बी से ब्यास और एस से क्या होगा सतलज, नाम में छुपा हुआ है। तो ये एरिया आपको दिख गया। फिर दूसरा प्लेन अगर मैं डिस्कस करूं यहां पे, तो एक प्लेन हमारा यहां पे बनेगा, देखो है हमारा यहां पे बारी, बारी, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड प्लेन क्या होगा आपका, देखो ये कहां कहां ब्यास और किसके बीच में है रावी। तो किसके किसके बीच में है ब्यास और प्लस
रावी के बीच में है, इसीलिए हम इस प्लेन को क्या बोल देते हैं, बारी द्वाब इसका नाम है, बारी। मतलब बी से व्यास और आर से क्या होगा, रावी। तो ये आपका द्वाब बिटवीन द रावी एंड ब्यास रिवर। अब यहां पे देखो रचना द्वाब, यहां ये द्वाब जो फॉर्मेशन जो हुआ है, इस द्वाब का फॉर्मेशन कहां पे, ये द्वाब है ना हमारा, इसको हम लोग बोल देते हैं, मान लो 3 नंबर है। अब यहां से 3 नंबर से जो पार्ट है वो सतलज प्लेन का हिस्सा नहीं है, याद रखना है। बस इसीलिए अब इसको मैं यहां पे ले देता हूं, ये सब सतलज प्लेन का पार्ट था, लेकिन इसके बीच में भी एक पार्ट है जो यमुना नदी, ऐसे करके आपको क्या दिखेगा, ऐसे करके एक रिवर है, वो कौन सा रिवर है इंडिया में, यमुना रिवर। वो कौन सा रिवर दिखेगा, मिलेगा, यमुना रिवर। और ऐसे करके एक रिवर और छोटा सा दिखेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं घग्घर। घग्घर रिवर। अब देखो यहाँ पे घग्घर रिवर हो गया, तो इन दोनों के पहले इसको देखते हैं फिर 3 नंबर को देखेंगे। तो इस दोनों के बीच में एक प्लेन और आपको दिखेगा, यमुना और जो है घग्घर के बीच में देखता आपको दिखता है हरियाणा भिवानी बांगर। इसको हम लोग क्या, इन दोनों के एरिया के इस बीच को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एरिया को क्या बोल देते हैं, हरियाणा, हरियाणा भिवानी बांगर, यहां पे आपको बोला जाएगा। जो घग्घर और किसके बीच में है, यमुना के बीच में। और देखो घग्घर और सतलज का बीच का ये हिस्सा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं मालवा प्लेन, मालवा प्लेन बोलते हैं। मालवा प्लेन आपको देखने के लिए मिला। अब यहां पे मैं 3 नंबर पर डिस्कस करा था, तो 3 नंबर अगर आप देखिए तो यहां पे आपको मैंने बोला कि रचना द्वाब ये इसका पार्ट नहीं है। हमको जो देखना था ये और यही हमें कहां पे मिलेगा, सतलज प्लेन में, ठीक है। इससे ऊपर जो प्लेन है बस वहां द्वाब, 2 द्वाब और है, तो उसको मैं यहीं पे क्या करता हूं, बता देता हूं आपको। लेकिन ये 2 द्वाब जो है वो सतलज प्लेन का पार्ट नहीं कहलाता है। पहला आपको यहां पे मैंने नंबर 3 क्या बोला आपको, रचना द्वाब। और रचना द्वाब जो है ये द्वाब रावी और किसके बीच में है, चेनाब। किसके बीच में है, रावी प्लस चेनाब रिवर के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहां पे देखो फिर आपको एक, क्योंकि देखो यहां से क्या हो गया, आर से रावी और सी से क्या मिला आपको, चेनाब। अब एक द्वाब और देख लो यहां पे, वो द्वाब आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा, इसको बोलते हैं चाज द्वाब। नंबर 4 ये क्या है आपका, चाज। सी एच से क्या मिला आपको, सी एच से मिला आपको चेनाब। अब प्लस जे से क्या हो गया आपका, झेलम। लास्ट द्वाब, ये वाला जो द्वाब जो देखते हो यहां पे एक द्वाब है, इस द्वाब को हम लोग क्या कहते हैं, इस द्वाब को एक अलग ही नाम देते हैं, इसको बोल देते हैं सिंध सागर द्वाब। मतलब झेलम और किसके बीच में है, इंडस के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंध सागर द्वाब, बिटवीन झेलम एंड इंडस रिवर। तो ये एक कुछ द्वाब आपको देखने के लिए मिला, और हर द्वाब आपने देखा कि यूजफुल है, ठीक है। तो और प्रेजेंटली देखो तो क्या सतलज प्लेन इंडिया का सबसे ज्यादा फूड ग्रेन देता है, पंजाब और हरियाणा।
इससे ज्यादा फूड ग्रेन अगर आप देखो बिहार में तो इंडिया में कोई और आपको देते हुए मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। बेस्ट पार्ट है ये, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं गंगा प्लेन। अब क्या देखेंगे हम लोग, गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन अब देखते हैं। देखो बहुत आप इसमें थर्ड नंबर पे आपका है गंगा प्लेन, ठीक है। अब गंगा प्लेन के बारे में देखते हैं। तो इसको आपको बहुत सावधानी से समझिएगा। एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अगर जो इस सिंपल डायग्राम को अगर आप समझ गए, समझिए कि गंगा प्लेन समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने आसपास बिहार को भी जान पाइएगा इसमें आप। अब देखो एक मैं डायग्राम जस्ट एक बॉक्स ड्रॉ करता हूं ऐसे करके, बहुत सिंपल डायग्राम है ये। हर एक बॉक्स का मीनिंग है। हर एक बॉक्स का एक मीनिंग है। जस्ट समझाने के लिए मैंने इसको पहले बॉक्स को क्या मान लिया है, यूपी। दूसरे बॉक्स को हमने क्या मान लिया है यहाँ पे, बिहार। क्योंकि आप जानते हैं गंगा प्लेन ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है। ये बॉक्स इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि आप इसका इमेजिनेशन माइंड में आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए बॉक्स के अकॉर्डिंग। पहले बॉक्स को हमने क्या माना है, यूपी। दूसरे बॉक्स को बिहार और तीसरे बॉक्स को क्या मानेंगे हम, वेस्ट बंगाल। अब इस एरिया में एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे एक रिवर होगा बीच से सबके। ये एक रिवर ऐसे करके फ्लो कर रहा होगा और ये रिवर का नाम क्या होगा, थोड़ा सा और नीचे से जाएगा, यहाँ थोड़ा सा झारखंड भी तो टच कर लेता है ना गंगा। ये रिवर कौन सा हो गया आपका, गंगा रिवर है। और गंगा में अगर आप देखो तो इस साइड से नीचे से एक और रिवर जाकर के मिलती है ऐसे करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दामोदर। दामोदर रिवर आप देखते हो इस तरीके से। और इस तरीके से ऐसे करके अगर आप देखोगे तो ऐसे चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है एक रिवर। और इसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण रेखा रिवर, आपको यहां पे दिख जाएगी, ठीक है। और ऊपर से एक रिवर और आकर के इसमें कोसी में मिलती है। यहाँ पे देखो कोसी में ऐसे आकर के मिलती है। कौन रिवर मिलती है होगी, सॉरी गंगा में एक और आके मिलती है कोसी। ये आपका क्या हो गया, कोसी रिवर, यहाँ पे आपने देखा। और फिर एक रिवर ऐसे आती है और ऐसे आ करके इधर से पश्चिम बंगाल से ऐसे आएगी, थोड़ा सा ऐसे करते हुए फिर ऐसे जाकर के ऐसे मिल जाती है। और इसको बोलते हैं महानंदा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, महा महानंदा रिवर बोल देते हैं। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत आप लोग को तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले इससे इधर को बोलते हैं रोहिलखंड। अब यूपी के बॉक्स को हम क्लियर करना शुरू करते हैं। पूरा डायग्राम लगभग क्या हो गया हमारा, बन गया है। अब ये जो है यहां से मिलने के बाद ऐसे चलेगी और गंगा फिर यहाँ पे आ करके दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच इधर चली जाती है और एक ब्रांच क्या हो गया इधर। अब दोनों ब्रांच में याद रखना है, एक को इधर हम क्या बोलते हैं, इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, पद्मा। और इसको क्या बोलिएगा, हुगली। कोलकाता इसी किनारे में है, हुगली के किनारे में।
और पद्मा कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश। और फिर उधर से कौन आएगी निकल करके, ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों से मिल जाएगी। ये आगे हम बताएंगे, पूरा जोड़ेंगे, जब मैप बनाएंगे ना पूरा रिवर का, तो वहां बता। अभी इंफॉर्मेशन इतना क्लियर है। अब इसमें देखो, इससे इधर वाले हिस्से को बोलते हैं रोहिलखंड। इस वाले जो है यूपी का पश्चिम वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोहिलखंड बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रोहिलखंड के नाम से जानते हैं। अब इससे इधर आओगे तो इस वाले हिस्से में अगर आओगे तो आप इसको क्या बोलेगे, अवध, अवध प्लेन, रोहिलखंड प्लेन। यहां छोटा सा इधर आप, इधर इससे गंगा के दक्षिण में आपको लखनऊ में मिल जाता है, लखनऊ मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां से ये वाला एरिया, यहां पे ये वाला एरिया, यहां पे एक नदी और आकर के मिलती है, याद होना चाहिए आपको ऐसे करके, गंडक। कौन रिवर है ये, गंडक। इस पूरे पार्ट को, इस पूरे हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं पता है आपको, मिथिला प्लेन। गंगा के नॉर्थ में गंडक से लेकर के कोसी तक के पार्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, मिथिला प्लेन। इसको हम लोग बोलते हैं मिथिला प्लेन, मिथिला प्लेन। गंडक से कहां तक, कोसी तक के पार्ट को। अब कोसी से लेकर के महानदी रिवर है, तो इसके बीच को हम बोलते हैं बारिंद। क्या बोलते हैं इसको, बारिंद प्लेन। इसको बोलते हैं बारिंद प्लेन। हो गया। अब देखो बिहार में गंगा का ये जो दक्षिण का जो एरिया है, इसको वो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मगध, मगध बोल देते हैं। और यहां देखो दामोदर से लेकर के स्वर्ण रेखा के बीच में इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, रार, रार प्लेन। यहां पे कुछ प्लेन आपको मिला, क्या मिला, एक मिथिला प्लेन, बारिंद प्लेन, मगध, और क्या मिला आपको, रार। डायग्राम बन गया होगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं होगा। ठीक है। तो गंगा प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब इसकी जो सहायक नदियां जो आकर के मिल रही है गंगा में, इसी से किसका फॉर्मेशन हुआ है, गंगा प्लेन फॉर्म बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर। एंड अगर आपको देखो तो क्या इस प्लेन का स्लोप कैसे होगा, रिवर डिसाइड करता है स्लोप। जिधर से पानी आ रहा है उधर का हिस्सा क्या होगा, ऊपर, और जिधर जा रहा है उधर का हिस्सा क्या होगा, नीचे। तो इधर ये पानी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो इधर आपका इसका स्लोप क्या होगा, आपका नॉर्थ वेस्ट टू, नॉर्थ वेस्ट टू कहां जा रहा है, साउथ ईस्ट। तो गंगा प्लेन का स्लोप आपका जो है नॉर्थ वेस्ट से किधर होगा, आपका साउथ ईस्ट की ओर क्या होगा इसका स्लोप। इसका जो स्लोप अगर आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। और गंगा प्लेन, दिस प्लेन मेनली फाउंड इन द यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। मैंने आपको बताया इट्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी इज नोन एज रोहिलखंड। ठीक है। नियर लखनऊ दिस पार्ट इज नोन एज अवध प्लेन, एंड north of the Ganga river between the Gandak and Kosi river, this plain is known as Mithila plain, and the plain located between the north of the Ganga and between the Kosi and Mahanadi river, this plain is known as Barind plain, and
दिस प्लेन साउथ ऑफ द गंगा रिवर इन बिहार, तो इसको क्या बोलोगे, मगध। एंड मैंने बोला दामोदर, बिटवीन दामोदर एंड स्वर्ण रेखा रिवर ईस्ट ऑफ द हुगली रिवर, यहां पे आप क्या हो जाएगा, हुगली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रार प्लेन। ये सब हमने देखा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बोलूं तो ये इस प्लेन का सतलज प्लेन से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है। बट सतलज, और देखो अभी पंजाब का हिस्सा क्यों आगे हो गया, कि वहाँ का खेत का आकार क्या हो गया, ज़्यादा बड़ा आकार है, साइज है, तो वहाँ हम लोग, वहाँ के किसान कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। बिहार के किसान कमर्शियल फार्मिंग नहीं करते। अब ये बात जान लो कि कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर रहा है तो यहाँ के किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कि एमएसपी आए या ना आए, उससे बिहार के किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग के यहाँ का फार्मर जो है, जो उपजाएगा जो फसल चावल गेहूं, वो खुद खा जाएगा। वो खा जाएगा तो उसको फर्क ही नहीं है, हमको तुम क्या रेट दोगे, हमको उसे कोई लेना देना नहीं है। हम उपजाएंगे तो क्या करेंगे, खाएंगे ही, तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन पंजाब और हरियाणा का एक एक किसान हजारों क्विंटल गेहूं उत्पादन कर देता है। जब अगर उसको प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेगा तो हजारों क्विंटल का प्राइस सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। तो वो धरना पे इसीलिए पंजाब और हरियाणा का किसान बैठता है। लेकिन दोनों में हम उससे भी ज़्यादा फर्टाइल सॉइल हमारे यहाँ है। बट अंतर यही है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, वहाँ जनसंख्या क्या है, कम है, उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, जो उपजाते हैं खा ही जाते हैं। और पूरे देश में एक बार आप गौर कीजिएगा तो बिहार का जमीन का रेट बहुत बढ़ रहा है। उसके पीछे का भी लॉजिक क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जमीन कम है, जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, तो जमीन जो होगा उसका कीमत क्या होगा, बढ़ जाएगा। चले जाओ ना राजस्थान में, पटना में जितना 1 कट्ठा जमीन पटना में खरीदोगे इस एरिया में, तो पटना वहां राजस्थान जाओ तो बोलेगा 5 बीघा जमीन, जहां तक लेना चले जाओ। बोलेगा जाइए 1 घंटा पूरा पैदल घूम के चले आइए, 1 घंटा में वहां तक का जमीन किसका, आपका, इतना पैसा दे दीजिए। तो वहां क्यों, क्योंकि वहां पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, वहां का खेत क्या है, फर्टाइल नहीं है, पानी का कमी है, तो वहां कीमत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ कीमत क्या है, ज्यादा। अब हम देखते हैं दूसरा एक प्लेन, जो इससे इधर का एक प्लेन का हिस्सा रह गया था, जो मैंने आपको क्या बताया था, इस वाले हिस्से में आपको डिस्कस किया था। इस वाले पार्ट में एक ऐसे करके निकाला था ना, याद कीजिए, क्या था ये, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो ये इसका नहीं है, लेकिन यहीं पे हम आपको डिस्कस करते हैं। ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ओके। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन, तो इसका आपका जो फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, का जो सेडिमेंटेशन जो हुआ है उसी से इसका क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंटेशन। इसका मैक्सिमम पार्ट आपको कहां पे मिलेगा, कहां पे मिलेगा, असम में। इसीलिए इसको आप असम प्लेन भी बोल सकते हैं। ब्रह्मपुत्रा प्लेन इज ऑल्सो नोन एज असम प्लेन। और एक बात ध्यान रखना है कि दिस प्लेन इज वेरी यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड जूट। ये किसके लिए है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन किसके लिए फेमस है आपका, कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड जूट। यहां बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है, राइस और जूट का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा मिलता है। और इसका स्लोप जो अगर आप देखोगे तो इसका स्लोप कहां से दिखता है आपको, ये ऐसे करके, ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे करके आती है ना, आप देखो तो रिवर कैसे आ रही है आपका, ऊपर से उत्तर पूर्व से आ रही है, यहाँ पे किधर से आ रही है, यहाँ पे उत्तर, और क्या हो गया, पूर्व से, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ऐसे जा रही है दक्षिण पश्चिम की ओर। कहां जा रही है ये, दक्षिण पूर्व। तो यहां ब्रह्मपुत्रा प्लेन का जो स्लोप है नॉर्थ ईस्ट टू, आप इसको बोल सकते हो साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट,
इट्स स्लोप इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो पंजाब प्लेन आपका, सॉरी, पूरा नॉर्दर्न प्लेन क्या हो गया हमारा, खत्म। इसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है हमारा, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखो आज तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक बाइंड अप कर देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और थोड़ा सा हम लोग आप आए हैं तो जरूर पढ़िएगा इसको अच्छे तरीके से, एनसीईआरटी का पार्ट पढ़िएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सैटरडे को इस पूरे चैप्टर को ही क्या कर देंगे, हम क्लियर कर देंगे। और एक सैटरडे को आप प्रिपेयर रहिए कि एक छोटा सा हम क्या करेंगे, टेस्ट आपको ऑर्गेनाइज करवा देंगे। हाँ, जहां तक पढ़ाया हूं अभी, जितनी भी पढ़ाई हुई है उसका क्या होगा, एक हम टेस्ट ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो आप सब इसके लिए क्या रहिए, प्रिपेयर रहिए। और हम टेस्ट जल्दी ऑर्गेनाइज सैटरडे को ही कर लेंगे, जल्दी क्या सैटरडे को कर लेते हैं। तो आप लोग तैयार रहिए इसके लिए। आज तक जो पढ़ाए हैं, आज जो पढ़ाए वहां तक का सिलेबस रहेगा। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का छोटा सा बचता है, तो 5-7 क्वेश्चन हम डाल देंगे, क्योंकि आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा, 5-7 क्वेश्चन आप वहां से रहेगा। लेकिन वो क्या है कि डिस्कस भी हम कर देंगे, ठीक है। तो आप वो उसके लिए तैयार रहिए, सैटरडे को एक थोड़ा सा क्लास, देन आपका क्या हो जाएगा, एक टेस्ट। तो आज क्लास हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। यस, हाँ, ये टेस्ट होगा वो एमसीक्यू पैटर्न पे होगा, ठीक है।